तो गाइज ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो गाइज रिसेंटली जो जेकेएसएसबी ने अपनी वेबसाइट पे सिलेबस अपलोड किया था जे&के पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, सब हम डिटेल में देख रहे हैं। तो गाइज इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपको कंपोनेंट ये मिलेगा देखने को, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के, जिसकी वेटेज जो है ये 30 मार्क्स की है। और इसी में अगर आप आगे चलकर देखेंगे तो कौन से टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो गाइस इस प्रकार से आपको मैं यहाँ ओवरव्यू दे दूं तो ये आपके पास टोटल 6 कंपोनेंट्स हैं, जिनमें अलग अलग कंपोनेंट की अलग अलग वेटेज है। तो जो फर्स्ट वाला कंपोनेंट है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के, जिसकी वेटेज जो है 30 मार्क्स की है। और इसमें आपको बहुत थोड़े से टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जैसे पॉपुलर नेम्स जम्मू एंड कश्मीर का या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तो इनमें से काफी सारे टॉपिक्स मैं कवर कर भी बैठा हूँ और आने वाले डेज में आप कवर देखोगे भी। तो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। ये हमारा 6th वाला पार्ट है, यानी इससे पहले जो है हम 5 पार्ट कर बैठे हुए हैं। यानी क्या होती है फंडामेंटल राइट्स, कौन से पार्ट में है, कहां से ये कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किए गए हैं, क्या होते हैं, कितने थे ओरिजिनली और अब कितने हैं। गाइस ये सब मैं इनसे जो पिछली वीडियोस हो चुकी हैं उनमें डिस्कस कर बैठा हूं। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे गाइस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जिसमें आर्टिकल 23 एंड 24 है। यानी 12 से लेके 35 तक ये आर्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स के लिए हैं। तो जिसमें 12 और 13 में कुछ जनरल टर्म्स बताई गई हैं, जैसे स्टेट क्या होती है आर्टिकल 12 बताता है, आर्टिकल 13 ये बताता है कि कोई भी लॉ जो कंट्रावेंशन में खड़ा होता है किसी भी फंडामेंटल राइट के, तो वो नल एंड वाइड होगा ऑटोमेटिकली। तो गाइस उसके बाद 14 से लेके 18 तक जो हमारा फर्स्ट वाला है, इसमें राइट टू इक्वलिटी की बात की जाती है। राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल्स 19 टू 22। इसमें जो 6 फ्रीडम्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, असेंबली की, स्पीच की, एक्सप्रेशन की, और भी काफी सारी है, मूवमेंट की होगी, रेजिडेंस की होगी, प्रोफेशन की होगी। ये सारा आर्टिकल 19 में हमने डिटेल में देखा था और काफी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। 20, 21, 22, उसके बाद हमने गए साथ में ही 21 के साथ 21A भी देखा था, जिसमें हमने देखा था राइट टू एजुकेशन किस प्रकार से आता है, कौन सा ऐसा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट इनडायरेक्टली बताता है और बाद में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है उस पर लॉ लेके आती है। तो गाइस यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि ये ओरिजिनली टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिनमें ये जो 6th वाला राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 31 के तहत, इसको रिमूव कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ था 1978 में, और इसकी जगह पर आर्टिकल 300A को इंसर्ट किया गया था। यानी यहाँ से ये फंडामेंटल राइट उठाकर इसको लीगल राइट बनाया गया था। और पहले ये पार्ट 3rd में था, इसके बाद अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये एक प्रकार से जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है ये अभी लीगल राइट है आर्टिकल 300A के तहत, और कौन से पार्ट में है, तो गाइज डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से भी हो सकता है, ये है पार्ट 12th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो गाइज आपको अभी प्रेजेंट जो पोजीशन मिलेगी उसमें 6 मिलेंगे फंडामेंटल राइट्स। यानी ये जो 6th वाला था ये अब नहीं है, ये 5 ऊपर वाले हो गए, और ये 7th वाला हो गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये कुल मिला के आपके पास अब कितने हो गए, तो गाइज ये हमारे पास 6 हो गए। तो गाइज देखते हैं नेक्स्ट, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं आर्टिकल 23 को। तो गाइस इससे पहले 22 तक आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये जो 3rd वाला है, इसमें आर्टिकल जो 3rd वाला हमारा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, जिसमें 2 आर्टिकल्स आते हैं 23 और 24। इसका क्या टाइटल है, ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो गाइज कौन से फंडामेंटल राइट का क्या टाइटल है, यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग्स में से इस प्रकार से देखा जा सकता है। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, कि किसी भी प्रकार की ट्रैफिकिंग ना बेचा जाएगा ना खरीदा जाएगा ह्यूमन बींग्स को, और किसी भी प्रकार की जो फोर्स्ड लेबर है उसको प्रमोट नहीं करेगा। अगर प्रमोट यानी किसी भी प्रकार की फोर्स्ड लेबर अगर टेक प्लेस करती है तो उसके खिलाफ आप सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। यानी टोटल रिस्ट्रिक्शन है फोर्स्ड लेबर के ऊपर, बेगार के ऊपर, या फिर आप कह सकते हैं कि जो बॉन्डेड लेबर है उसके ऊपर। तो गाइस डिटेल में हम देखते हैं क्या है ये सब माजरा। तो गाइस आर्टिकल 23 यहां पर कहता है प्रोहिबिट्स
ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगार, बेगार को कहते हैं फोर्स्ड लेबर। मैं आपको आगे अगली नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि किस प्रकार से बेगार होता है। किसी को आप मजबूरन किसी से काम कराते हैं और आप उसे किसी भी प्रकार की पेमेंट नहीं देते हैं, उसे कहा जाता है बेगार। काफी इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। तो आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है कि किसी भी प्रकार का ह्यूमन बींग्स का ट्रेड नहीं होना चाहिए, इनको बेचा या खरीदा नहीं जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की फोर्स्ड लेबर या फिर आप कह सकते हैं कि और भी कोई ऐसा काम जिसमें आप विलफुली यानी अगले इंसान की मर्जी नहीं है तो भी आप उससे वो काम करवा रहे हैं, ये टोटली इलीगल है, ये फंडामेंटल राइट की डायरेक्ट वायलेशन है। तो गाइस क्या कहता है, एनी कंट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस पुनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। कि अगर ये जो आर्टिकल 23 में जिस प्रकार से बताया गया है कि ह्यूमन बींग्स का ट्रेड नहीं होगा, फोर्स्ड लेबर नहीं होगी या और भी किसी प्रकार की कोई बॉन्डेड लेबर या बेगार वगैरह नहीं होगा, अगर ऐसा होता है यानी इन इस प्रोविजन में अगर किसी प्रकार की कंट्रावेंशन होती है, छेड़खानी की जाती है, तो वो एक ऑफेंस होगा। और उसमें पुनिशमेंट कितनी होगी, उसमें पुनिशमेंट उतनी होगी जितना उस जो पुनिशमेंट या जितना उस क्राइम में के रिलेटेड जो है लॉ बना होगा और उस लॉ में जो प्रेस्क्राइब्ड होगी। तो गाइस बहुत सिंपल सा है कि ये जो सारी चीजें हैं ये रिस्ट्रिक्टेड हैं, ह्यूमन बींग्स का ट्रेड नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कहा है, फोर्स्ड लेबर नहीं हो सकती, या और भी कोई अदर फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर है तो वो प्रैक्टिस नहीं की जा सकती। अगर की जाती है तो लॉ के अकॉर्डिंगली पुनिशमेंट मिलेगी। दिस राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया को ही अवेलेबल हैं, यानी एलियंस या फिर नॉन सिटीजन्स को अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये जो आर्टिकल 23 है ये फॉरेनर्स और इंडियंस दोनों ही एंजॉय करते हैं, लेकिन ये भारत की धरती पर ही एंजॉय करते हैं। कहता है इट प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट बट आल्सो अगेंस्ट द प्राइवेट पर्संस। गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये लाइनें हैं। सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि ह्यूमन बींग्स का ट्रेड नहीं होगा, किसी भी प्रकार की फोर्स्ड लेबर नहीं होगी, और इस प्रकार का फंडामेंटल राइट्स इंडियंस और नॉन इंडियंस को दोनों को अवेलेबल है। और ये सिर्फ आर्टिकल 12 के तहत जो स्टेट है उसी के खिलाफ आपको अवेलेबल नहीं है, बल्कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी जो हैं उनके खिलाफ भी है। मानिए कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, वहां पर आपसे फोर्स्ड लेबर अगर करवाई जा रही है तो भी ये क्राइम है। अब देखिए वो आर्टिकल 12 के अंडर तो नहीं आता, लेकिन वो प्राइवेट एंटिटी है। तो यहां पर सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है कि स्टेट और प्राइवेट पर्संस जो हैं इन दोनों के खिलाफ आपको ये प्रोटेक्शन मिली हुई है। तो गाइस क्या है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, मैंने आपको बता ही दिया है। सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स। कि जिस प्रकार से वस्तुओं को खरीदा जाता है, इस प्रकार से बच्चों को, मर्दों को, फीमेल्स को अगर बेचा या खरीदा जाता है तो ये आपका ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स होगा। ये टोटल इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन। आप देखते होंगे कि कई बार वेश्याओं को या फीमेल्स को एक जगह से दूसरी जगह बेचा जाता है, उनसे प्रोस्टिट्यूट का काम करवाया जाता है, इससे पैसा इत्यादि जो भी है अलग अलग प्रोफेशंस लोग कमाते हैं। तो गाइज यहाँ पर देखिए आपको डायरेक्ट मिलेगा देखने को कि अगर कोई विलफुली प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रही है तो वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, लेकिन अगर उसकी इमोरल ट्रैफिक हो रही है, फीमेल को जबरदस्ती एक जगह से दूसरी जगह बेचा जा रहा है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, देवदासी। तो गाइज मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ये जो देवदासी सिस्टम था ये हमारा जो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, या आपका साउथ वाला राजस्थान हो गया, इसमें काफी प्रेवलेंट था पहले भी और आज भी आपको कई जगह देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि जो युवा लड़की होती है उसे मंदिर या मस्जिद, पर्टिकुलरली मंदिरों में ही, ये हिंदू रिलीजन के ही रिगार्डिंग आपको देखने को मिलेगा। तो क्या होता था, जो भी लड़की जब जवान होती थी, बहुत सारी लड़कियों को मंदिर में एक भगवान की शरण में वहां पर देवदासी के रूप में भेज दिया जाता था। तो गाइस होता क्या था कि जब बहुत सारे ऐसे लोग आपको मंदिर में मिलेंगे तो एट द एंड क्या होता था कि वहां पर कुछ अलग से धंधे भी होते थे। जो मंदिर के ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स थे वो कई बार इस प्रकार की लड़कियों को बेच भी दिया करते थे, तो अलग अलग काम भी उनसे करवाए जाते थे। तो ये देवदासी जो सिस्टम है ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत। या फिर आप किसी से स्लेवरी करवाते हैं और उसकी विल के अगेंस्ट, यानी एक तो या तो उसकी एज कम है
या किसी भी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन उसे अलो नहीं करता, लेकिन फिर भी आप उसे अपना नौकर रखते हैं, तो नौकर का जो कंसेप्ट है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो गाइस इन सब अपराधों से बचने के लिए पार्लियामेंट ने क्या किया हुआ है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट बनाया था एक 1956 में, उसका क्या नाम था, द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। तो मैंने आपको बताया यहां पर कि अगर इनमें से कुछ भी कोई काम किया जाता है, ह्यूमन बींग्स का ट्रेड किया जाता है, फोर्स्ड लेबर करवाई जाती है, या फिर देवदासी या स्लेवरी ये सब करवाया जाता है, तो इससे क्या होगा कि वो ऑफेंस जो होगा पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ होगा। और लॉ कौन सा एप्लीकेबल है, यहां पर आपके पास इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 ये लॉ है। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसी के कुछ और बातें हैं। द टर्म बेगार, तो बेगार क्या होता है, फोर्स्ड लेबर होती है, मींस कंपलसरी वर्क विदाउट रिम्यूनरेशन। तो गाइस रिम्यूनरेशन होता है सैलरी या आप जो काम करते हैं उसका दाम मिलता है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप काम को कंपलसरी बना देते हैं कि ये काम आपको करना ही करना है, इसके बदले में आपको किसी भी प्रकार का कोई रिम्यूनरेशन पैसा नहीं मिलेगा। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे बेगार कहा जाता है। It was a peculiar Indian system under which the local zamindars sometimes used to force their tenants to render services without any payment। तो गाइस आज की डेट में तो खैर ये बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप बात करें 1947 से पहले, तो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, उन्होंने अपने जो टेनेंट्स रखे हुए थे जो उनकी जमीनों पर काम करते थे, तो उनसे वो बिना पैसा दिए काम करवाते थे। तो ये पर्टिकुलरली उसी एक प्रकार की प्रथा को खत्म करने के लिए इस प्रकार का जो प्रोविजन है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फादर्स ऑफ द जो मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उन्होंने डाला था। अब बेगार के साथ क्या है, द आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर लाइक बॉन्डेड लेबर। तो गई सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि रिम्यूनरेशन के खिलाफ या रिम्यूनरेशन आप पैसा नहीं दे रहे तो भी काम करवा रहे हो, इसके अलावा भी अगर कोई जबरदस्ती उनसे काम करवा रहे हो वो भी आपका आर्टिकल 23 जो है प्रोहिबिट करता है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, उसको कंप्लीटली एराडिकेट करता है। द टर्म फोर्स्ड लेबर मीन्स कंपेलिंग अ पर्सन टू वर्क अगेंस्ट हिज विल। तो गाइस फोर्स्ड लेबर का क्या मतलब होता है कि आप वर्कर से काम करवा रहे हो ऐसा जिसमें वो किसी भी प्रकार की रुचि नहीं दिखा रहा, वो किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, यानी उसकी विल के अगेंस्ट आप काम करवा रहे हो। द वर्ड फोर्स इंक्लूड्स नॉट ओनली फिजिकल और लीगल फोर्स बट आल्सो फोर्स अराइजिंग फ्रॉम द कंपल्शन ऑफ इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। तो गाइस यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट ये लाइन है। तो फोर्स का क्या मतलब है, ऐसा ही नहीं है कि आप उसे फिजिकली पकड़कर या कानूनी तौर पर पकड़ के बोलोगे कि आप मेरा काम करो ही करो। आप वो भी एक प्रकार की फोर्स है कि कोई अनएम्प्लॉयड आदमी या ऐसा आदमी घूम रहा है, अगर मार्केट में या मिनिमम वेजेस एक्ट कहता है मानिए आज की डेट में कि 500 एक दिहाड़ी का रेट है, उसके पास काम नहीं है, तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि 500 नहीं, आज चल तू मेरे से 50 रुपीज ले ले और तू 500 का काम कर दे। ये भी इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस से निकलकर एक प्रकार का जो फोर्स्ड लेबर में ही गिना जाएगा, तो ये भी रिस्ट्रिक्टेड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो गाइस क्या होता है ये मैंने आपको बताया, लीगल फोर्स बट आल्सो फोर्स अराइजिंग फ्रॉम द कंपल्शन ऑफ इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस दैट इज वर्किंग फॉर लेस देन द मिनिमम वेज, कि जितना पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने जो वेजेस सेट किए हुए हैं अगर उससे कम वेज पर कोई काम करता है तो भी ये एक प्रकार की बॉन्डेड लेबर होगी, ये भी फोर्स्ड लेबर का होगा यहाँ पर। तो गाइस इन सब चीजों को रोकने के लिए सरकार ने टाइम टू टाइम काफी सारे एक्ट्स बनाए हैं, जैसे द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976 में आया था। इस एक्ट को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मोटा मोटा कंसेप्ट यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो एक्ट्स या लॉज पनिशमेंट के रिगार्डिंग बने हुए हैं वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि वो टोटल कंसेप्ट होगा और कंसेप्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, कौन से एक्ट के ऊपर कौन सी पनिशमेंट देखने को मिलेगी आपको। ये गाइस ये वाले कंसेप्ट आपको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं देखने को मिलेंगे, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर कर दिया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को कि आप टाइम टू टाइम लॉज बना सकते हैं इनके ऊपर। तो गाइस इसी एम्पावरमेंट से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने बॉन्डेड लेबर या फिर आर्टिकल 23 की जो फंडामेंटल राइट है ये प्रोटेक्शन सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स को मिलने के लिए टाइम टू टाइम एक्ट्स बनाए हैं। जैसे बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976 में आया था, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में है,
कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 का है एंड द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 वर मेड। तो गाइस ये कुछ प्रोविजंस थे, तो काफी सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगी। जैसे एक्सेप्शन है आर्टिकल 23 आल्सो प्रोवाइड्स फॉर एन एक्सेप्शन टू दिस प्रोविजन, कि ये सारा कहने के बाद भी आर्टिकल 23 क्या कहता है, इट परमिट्स द स्टेट। तो गाइस स्टेट कौन है, आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये कंसेप्ट देखने को मिलेगा या इसकी जरूरत पड़ेगी। तो क्या कहता है आर्टिकल 23, कहता है ये परमिशन करता है, अथोराइज करता है स्टेट को टू इम्पोज कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस एज फॉर एग्जांपल मिलिट्री सर्विस और सोशल सर्विस फॉर विच इट इज नॉट बाउंड टू पे। कि जो स्टेट है, जो सरकार है, वो किसी भी प्रकार का ऐसा काम लगा सकती है सिटीजन्स ऑफ इंडिया को या फॉरेनर्स को, लेकिन वो पब्लिक पर्पसेस के लिए काम होना चाहिए। जैसे सरकार ये कह सकती है कि मिनिमम जो है 6 मंथ या 1 साल की हर इंसान मिलिट्री में सर्विस देगा या सोशल सर्विस करेगा, या इस प्रकार का कुछ भी सरकार जो है ये कंपल्शन बना सकती है। ये आर्टिकल 23 खुद कहता है, यानी एक प्रकार की एक्सेप्शन इसने डाली हुई है। लेकिन ये भी आर्टिकल 23 ये कहता है, हाउएवर इन इम्पोजिंग सच सर्विस, की अगर इस प्रकार का कंपलसरी वर्क को अप्लाई करती है, स्टेट इज नॉट परमिटेड टू मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास। कि अगर सरकार किसी भी प्रकार का ऐसा प्रोविजन बनाती है, तो सरकार इन ग्राउंड्स के ऊपर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं बना सकती, कर सकती। सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि ये हमें काम है, ये लोग करेंगे, फ्री ऑफ कास्ट करेंगे, किसी प्रकार का पैसा नहीं यहाँ पर मिलेगा, और ये काम सिर्फ मुस्लिम्स करेंगे, हिंदूज नहीं करेंगे। तो गाइज रिलीजन के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, रेस के ऊपर नहीं हो सकता, कास्ट के ऊपर नहीं हो सकता, क्लास के ऊपर नहीं हो सकता। हाँ देखिए यहां पर लिखा हुआ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास। अगर यहां पर इसके अलावा कोई और ग्राउंड बनता है, मानिए सरकार ये प्रोविजन कर सकती है कि यहां पर जो मेल मेंबर्स हैं यही काम करेंगे और उनको किसी प्रकार का रिम्यूनरेशन या सैलरी, पैसा वगैरह नहीं मिलेगा, तो ये वायलेशन नहीं होगी आर्टिकल 23 की, क्योंकि इसमें टोटल जो है 4 ग्राउंड्स ही दिए गए हैं। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, आपको याद रखना है। मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। तो गाइस आर्टिकल 24 क्या कहता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। कि यहां पर आपको कुछ ऐसी सर्टन एज मिलेगी कि जो बच्चे हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट फैक्ट्रीज में या हैजार्डस इंडस्ट्रीज जो होती हैं वहां पर नहीं होगी। हम देखेंगे कंप्लीटली कि क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसका स्टेटस था और आज की डेट में क्या स्टेटस बना हुआ है। तो आर्टिकल 24 क्या कहता है, इट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री, माइन और अदर हैजार्डस एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क और रेलवे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओरिजिनली कहता है आर्टिकल 24 के तहत कि बच्चों की एम्प्लॉयमेंट, बच्चों को आप उन बच्चों को काम पे नहीं लगा सकते 14 साल से जिनकी कम एज है, किसी भी प्रकार की फैक्ट्री में, माइन में या किसी ऐसी एक्टिविटी में जो घातक साबित हो सकती है, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है या कोई रेलवे का काम चल रहा है, यहाँ पर जो है जान का खतरा है। इस प्रकार के काम में आप 14 ईयर्स से कम बच्चे को जो है नहीं लगा सकते। बट इट डज नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस और इनोसेंट वर्क। तो गाइस लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलेगी कि ये किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता कि बच्चा ऐसी जगह पर काम कर सकता है जहां पर उसकी जान को खतरा नहीं है। मानिए अगर किसी ने कोई दुकान डाली हुई है बुक्स की, तो बुक्स की दुकान पे, वो बुक्स सेलर्स की शॉप पे, वहां पर वो काम कर सकता है, क्योंकि वहां पर उसकी जान को इतना खतरा या बिल्कुल भी खतरा नहीं है, ऐसा आप कह सकते हैं। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिर्फ वहां पर मना करता है जहां पर 14 ईयर से कम बच्चे की एज को जो है खतरा महसूस हो, या इस प्रकार की आपको एक प्रकार की वहां से देखने को मिलेगी यहाँ पर खतरा हो सकता है। तो गाइस इसी से रिलेटेड जो है द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट आता है 1986 में, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ इन दिस डायरेक्शन। और इस प्रकार की चाइल्ड लेबर या चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ये एक्ट लाती है। गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको अलग अलग एग्जाम्स में काम देगा। तो गाइस आगे चलकर क्या होता है, 1996 में सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट देते हैं और उसमें ये डायरेक्शन आती है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन
रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड बनाया जाना चाहिए। एक कौन सा फंड है? चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड। इस फंड में वो पैसा आएगा अगर मानिए किसी एम्प्लॉयर ने इस आर्टिकल की वायलेशन की है, तो उससे 20,000 का जुर्माना लेकर इस फंड में डाला जाएगा। और ये फंड कहां पर यूज होगा? ये फंड यूज होना चाहिए फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द चिल्ड्रन, कि जो 14 साल या 14 सालों से कम के बच्चे हैं उनकी एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए, हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, उनकी डाइट को अच्छा बनाने के लिए ये जो फंड है, कौन सा फंड? चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड में जो पैसा होगा ये इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और इसमें पैसा कहां से आएगा? जो भी एम्प्लॉयर जो है 14 साल से कम बच्चे को एम्प्लॉय करता है इस किसी भी प्रकार की हैजार्डस एक्टिविटी में। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और भी प्रोविजंस हैं, जैसे द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। ये भी एक एक्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द्वारा पास किया जाता है 2005 में। और ये क्या प्रोवाइड करता है? इसमें क्या किस प्रकार के प्रोविजंस थे कि नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर कुछ कमीशंस होने चाहिए। वो कमीशंस कौन से होने चाहिए? जैसे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड चिल्ड्रंस कोड्स, या फिर स्टेट कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड चिल्ड्रन कोड्स, की इस प्रकार के कुछ कोड्स की एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए नेशनल लेवल पर और स्टेट्स लेवल पर, जिनमें अगर किसी भी प्रकार के चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट या चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट की जाती है हैजार्डस इंडस्ट्री में, या जो भी आज तक प्रोविजंस बने हुए हैं, तो उनका ट्रायल जो है स्पीडी वे से हो, क्योंकि बच्चों की जो एज होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत कीमती होती है। इसमें एक एक डे की कीमत नहीं आप चुका सकते। अगर किसी प्रकार का कोई ऑफेंस बच्चों के रिलेटेड या बच्चों की उस एज में होता है, तो उसे स्पीडी ट्रायल के बेसिस पर जो है उन ऑफेंसेस को सुना जाना चाहिए। और ये जो सारी वायलेशन ऑफ लॉ है, वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स का जो वायलेशन है, इसको जल्दी से जल्दी जो है खत्म किया जाना चाहिए। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये प्रोविजंस है, मैंने आपको बता दिया कि इनकी प्रोटेक्शन के लिए 1986 में एक एक्ट आया था। उसके बाद जो कोर्ट्स बनाने के लिए चिल्ड्रंस कोर्ट्स, यानी अगर किसी भी प्रकार की इस प्रकार से चिल्ड्रंस के फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है, तो उनके स्पीडी ट्रायल्स के लिए कोड बनाने के लिए जो बात की गई थी, ये एक्ट आया था 2005 में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है? ये बैन कर देती है कि कोई भी बच्चा जो है वो काम नहीं करेगा डोमेस्टिक सर्वेंट्स में, यानी किसी के घर में जाके नौकरी का काम या नौकर का काम नहीं करेगा, या कोई भी प्रकार का बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है वहां पर ये काम नहीं करेगा, लाइक होटल्स, ढाबाज, रेस्टोरेंट्स, शॉप्स, फैक्ट्रीज, रिजॉर्ट्स, स्पास, टी शॉप्स एंड सो ऑन। तो गाइस यहाँ पर एज जो है, एज वही आपके पास 14 ईयर की ही है। तो वहां पर पहले क्या था? पहले यहां पर मैंने आपको बताया कि जो अगर हैजार्डस एक्टिविटीज हैं तो वहां पर 14 ईयर्स से कम काम नहीं कर सकता, अगर हैजार्डस नहीं है तो वहां पर कर सकता है। लेकिन 2006 में सरकार बिल्कुल बैन कर देती है कि एक्टिविटी कोई भी क्यों ना हो, 14 साल से जो कम बच्चे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, उनको किसी भी प्रकार के बिजनेस एंटिटी में काम नहीं करना है। अब यहां पर क्या कहा गया? इट वांट दैट एनीवन एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन बिलो 14 इयर्स ऑफ एज वुड बी लायबल फॉर प्रोसिक्यूशन एंड पीनल एक्शन, कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति पाया जाता है कि वो 14 साल से कम बच्चे को इस प्रकार के काम में लगाता है, तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन जो है वो लिया जाएगा। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये प्रोविजंस हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपको यहां पर बता दूं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो गाइस सबसे पहले हमने देखे कि किस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स हैं, टोटल 7 थे, तो ये 6th वाला है राइट टू प्रॉपर्टी, इसको रिमूव कर दिया गया है। इसके बाद हमने डिटेल में देखा कि किस प्रकार से आर्टिकल 23 कहता है कि ह्यूमन बींग्स का ट्रेड नहीं होना चाहिए, फोर्स्ड लेबर नहीं होना चाहिए। अब ट्रेड कौन सा होगा ह्यूमन बींग्स का? मैंने आपको बता दिया कि मेल फीमेल या बच्चों को एक गुड्स की तरह बेचा नहीं जाना चाहिए, खरीदा नहीं जाना चाहिए, देवदासी सिस्टम, स्लेवरी, ये सब बंद। उसके बाद हमने ये भी देखा कि इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 में आया। बेगार क्या होता है ये भी हमने डिटेल में देखा। बॉन्डेड लेबर किसे कहते हैं? फिजिकल या लीगल फोर्स ही नहीं होती है बॉन्डेड लेबर के लिए, बल्कि अगर कोई अपनी
इकोनॉमिक सिचुएशन से जूझ रहा है उसका भी फायदा लेकर अगर किसी को काम में लगाया जाता है तो भी ये फोर्स्ड लेबर होगी। इसके रिगार्डिंग क्या क्या लॉज आए हैं गाइज, ये भी हमने सारे जो हैं डिटेल में देखे हैं। इसके बाद हमने डिटेल में देखा कि किस प्रकार से एक्सेप्शन है आर्टिकल 23 में, कि अगर सरकार या आर्टिकल 12 के अंडर जो स्टेट आती है, स्टेट अगर चाहे तो कंपलसरी वर्क लगा भी सकती है, लेकिन वो किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती इन ग्राउंड्स के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, रेस के ऊपर, कास्ट के ऊपर या क्लास के ऊपर। इनसे अदर जितने भी ग्राउंड्स हैं उन पे कर सकती है, लेकिन इन पे नहीं कर सकती। तो गाइस इसके बाद हमने डिटेल में देखा आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा, की जो 14 साल से कम बच्चे हैं वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया था कि वो हैजार्डस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, बाकी का काम कर सकते हैं। इसके लिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने 1986 में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट लाया। तो गाइस इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक फंड को एस्टेब्लिश करने की बात करी, चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड, जिसमें जुर्माना रखा 20,000, और ये पैसा जो है जुर्माना बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन की इंप्रूवमेंट के लिए यूज किए जाने की बात की गई। तो इसके बाद हमने देखा डिटेल में कि 2005 में कमीशन एक एक्ट लाया गया जिसमें चिल्ड्रन के फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होते हैं तो उन इस प्रकार के क्राइम्स का स्पीडी ट्रायल हो और जल्दी से जल्दी जो है जस्टिस मिले, इसके लिए भी एक एक्ट आया था 2005 में। तो गाइस इसके बाद हमने सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखी कि 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टोटली बैन कर देती है कि 14 से जो नीचे सालों के बच्चे हैं जिनकी एज 14 ईयर्स और 14 ईयर्स से बिलो है, वो किसी भी प्रकार का काम बाहर जाकर नहीं करेंगे। अगर कोई भी एम्प्लॉयर जो है उनको एम्प्लॉयमेंट देता है इस प्रकार की फैसिलिटी में, तो उसके खिलाफ जो है प्रोसिक्यूशन या फिर पिनल एक्शन लिया जाएगा। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट थे ये दोनों आर्टिकल। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक करना ना भूलें गाइस। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप सिंपली इसे लाइक कर सकते हैं। अगर वीडियो नहीं अच्छी लगती तो आप क्या करिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किसी भी प्रकार का सुजेशन है, कोई सुझाव देना चाहते हैं, या अभी भी आपको कंसेप्ट में दिक्कत है, या आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड कोई हेल्प चाहते हैं, तो गाइस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। almightyguidance@gmail.com इस पर मेल कर सकते हैं, या इस व्हाट्सएप नंबर की भी हेल्प ले सकते हैं। तो गाइस फेसबुक पर भी काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाती है, आप यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। तो गाइस हर एक वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आपको क्या करना है कि टेलीग्राम पर जाना है, टेलीग्राम पर सर्च करना है ऑलमाइटी गाइडेंस और इसको यहाँ पर ज्वाइन करना है। इसका ये बेनिफिट होगा कि आपको हर एक वीडियो का पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अर्ली मॉर्निंग काफी सारे न्यूज़पेपर्स जो हैं यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किए जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की काफी सारी बुक्स जो हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। उसके अलावा जो विजन आईएएस इनसाइट्स ऑन इंडिया या फिर काफी सारे जो एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी करंटली मंथली जो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स होती हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी। तो गाइज इसके अलावा भी काफी सारी इंफॉर्मेशन जो होती है टेलीग्राम पर प्रोवाइड की जाती है, तो आप इसको ज्वाइन करें, इस तैयारी को बूस्ट करके अपने एग्जाम को सक्सेसफुल बनाएं। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप चाहते हैं कि अपनी तैयारी को बूस्ट करके इस एग्जाम में, एग्जामिनेशन हॉल में, चाहे ये ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आप कॉन्फिडेंस के साथ बैठें और एक अच्छे रैंक के साथ क्लियर करें, तो आपको क्या करना है, जो गरीब बच्चे हैं, दूर दराज के बच्चे हैं, उन तक ये सारी वीडियोस और पीडीएफ शेयर करनी है। और खुद आपको क्या करना है, ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना है, ताकि जो भी नई वीडियो या इंफॉर्मेशन अपलोड की जाए वो तुरंत एक मैसेज या अलर्ट के रूप में आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर पर मैसेज या अलर्ट के रूप में आ जाए। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।